हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ देखने को मिलते हैं, जिसमें मैं 6 अखबारों का निचोड़ शामिल करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए 12 और 13 फरवरी 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हूं। तो दोस्तों, देर ना करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। बहुत मेहनत करके मैं दोस्तों आपके लिए वीडियो लेकर आता हूं। दोस्तों, आप मेरे वीडियो का पीडीएफ अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, बिहार विधानसभा के 17वें अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की घोषणा की गई है? देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि महागठबंधन से नीतीश कुमार के नाता तोड़ने के बाद 12 फरवरी 2024 को जो है एनडीए सरकार को अपना बहुमत परीक्षण करना था। बहुमत परीक्षण में एनडीए सरकार ने 130 मतों के साथ बहुमत में जीत हासिल कर ली है। ठीक है, 128 का बहुमत था सरकार के पास, लेकिन 2 और विधायकों से जुड़ गए। राजद के 3 प्रतिनिधियों ने सत्ता पक्ष की तरफ आकर अपना मत दिया। तो दोस्तों देखिए, बिहार विधानसभा के 17वें अध्यक्ष के रूप में नंद किशोर यादव की नियुक्ति की जाएगी। अवध बिहारी चौधरी को अध्यक्ष के रूप से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी हैं। बिहार विधानसभा में कुल सीटें 243 है। 243 सीटों में से 38 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीटें हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार का प्रति व्यक्ति आय गत वर्ष से 13.9% बढ़कर कितना हो गया है? देखिए दोस्तों, हाल ही में बिहार के डिप्टी सीएम और सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बजट सत्र के पहले बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के सदन के पटल पर रखा है। इसके अनुसार दोस्तों, 2023-24 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय जो है 59,637 रुपये हो गई है, जो 2022-23 की तुलना में 13.9% अधिक है। उन्होंने बताया, वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि यह बिहार सरकार का 18वां आर्थिक सर्वेक्षण है। राज्य की अर्थव्यवस्था 15.5% की दर से बढ़ रही है। दोस्तों, इसमें मैं इस क्वेश्चन में आपको बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के संबंधित सारे इंपॉर्टेंट तथ्यों को बताता हूं। तो आप देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए। सम्राट चौधरी वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य की अर्थव्यवस्था 15.5% की दर से बढ़ रही है। वर्ष 2022-23 के लिए त्वरित अनुमान के अनुसार वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी 15.5% बढ़कर 7.5 लाख रुपए हो जाने का अनुमान है। ये वर्तमान मूल्यों पर है दोस्तों, ठीक है। और जबकि स्थिर मूल्यों पर आधार वर्ष 2011-12 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद 10.6% से बढ़कर 4.4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाना अनुमानित है। राज्य में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय गत वर्ष से 13.9% अधिक बढ़कर 59,637 रुपये होने का अनुमान है। राज्य सरकार का कुल व्यय गत वर्ष से 20.1% बढ़कर 2022-23 में 2,31,904 करोड़ रुपए हो गया है। राज्य सरकार के राजस्व व्यय का महत्वपूर्ण हिस्सा सामाजिक सेवाओं पर खर्च हुआ, जो 2022-23 में 48% था। इस मद में व्यय 2022-23 में गत वर्ष से 16.1% बढ़कर 88,348 करोड़ रुपए पहुंच गया है। 2022-23 में खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर 19,736 टन रहा है। बिहार में 2022-23 में 327.43 करोड़ अंडा और 8.46 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ है। हर खेत तक सिंचाई का पानी कार्यक्रम का लक्ष्य गांव में असिंचित खेतों को सिंचाई प्रदान करना है। 2023-24 में इस कार्यक्रम के लिए 200 करोड़ आवंटित किए गए हैं। राज्य में वर्ष 2023-24 में 30.17 करोड़ रुपए के खर्च से परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने का कार्य किया गया है। वर्ष 2019-20 से 2023-24 के बीच राज्य औद्योगिक विकास के लिए निवेश के 1934 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें 1689 को प्रथम चरण की अनापत्ति प्राप्त हो गई है और निवेश की कुल प्रस्तावित रकम 53,607.27 करोड़ रुपए है। विभिन्न उद्यमी, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अति पिछड़ा वर्ग, युवा उद्यमी और महिला उद्यमी, ट्रांसजेंडर उद्यमी योजनाओं के लिए 2022-23 में राज्य सरकार द्वारा 1549.57 लाख रुपए दिए गए हैं, जो 2021-22 से 9 गुना अधिक है।
निबंधित मोटर वाहनों के मामले में भी बिहार देश भर में तीसरे स्थान पर है। हाल के वर्षों में बिहार में ऊर्जा की उपलब्धता के लिहाज से उल्लेखनीय प्रगति देखी गई है। आपूर्ति के घंटे और गुणवत्तापूर्ण बिजली की उपलब्धता बढ़ जाने से ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत एक दशक में 145.5% बढ़कर 2011-12 के 134 किलोवाट आवर से 2021-22 में 329 किलोवाट आवर हो गई है। बिहार में सितंबर 2023 तक 10.47 लाख स्वयं सहायता समूह गठित हुए हैं और कुल 34,000 करोड़ रुपए का बैंक ऋण वितरित किया गया है। वैकल्पिक बैंकिंग मॉडल के तहत 5,006 बैंक सखियों द्वारा इस पहल से कुल 10,742.07 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। बिहार में बैंकों के ऋण जमा अनुपात सीडी रेशियो में हाल के वर्षों में काफी सुधार हुआ है, जो 31 मार्च 2022 के 53% से बढ़कर 31 मार्च 2023 को 55.6% हो गया है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 2022-23 में 2.88 करोड़ पौधारोपण किया गया है। बिहार में प्रति 10 लाख आबादी पर 114 स्वास्थ्य केंद्र हैं। सबसे ज्यादा प्रति 10 लाख आबादी पर जो स्वास्थ्य केंद्र वो जमुई में है, जहां पर प्रति 10 लाख आबादी पर 178 स्वास्थ्य केंद्र हैं। बिहारियों की औसत आयु बढ़कर 69.5 वर्ष हो गई है। बिहार सरकार विकास पर प्रति व्यक्ति 11,760 रुपए खर्च कर रही है। 2022-23 के दौरान 5.5 लाख टन केला उत्पादन कर बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर आया है? तो दोस्तों मधुबनी आया है। 2022-23 के दौरान आम उत्पादन में दरभंगा, अमरूद उत्पादन में नालंदा, लीची उत्पादन में मुजफ्फरपुर शीर्ष पर है। 2022-23 में के दौरान फलों के उत्पादन में 7.4% की बढ़ोतरी के साथ फलों का कुल उत्पादन 52.39 लाख टन हुआ है। तो केला उत्पादन में शीर्ष जो जिला है वो मधुबनी आया है। आम उत्पादन में दरभंगा है, अमरूद उत्पादन में नालंदा है और लीची उत्पादन में मुजफ्फरपुर है। शहरीकरण के मामले में बिहार का कौन सा प्रमंडल प्रथम स्थान पर आया है? तो पटना प्रमंडल। दोस्तों बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं, जिनके नाम भागलपुर, मुंगेर, तिरहुत, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना, कोसी, मगध और पूर्णिया है। 2022 के दौरान शहरीकरण के मामले में बिहार का पटना प्रमंडल प्रथम स्थान पर आया है। दूसरे स्थान पर मुंगेर प्रमंडल है। शहरीकरण की सर्वाधिक दर बेगूसराय जिले में है। सबसे कम शहरीकरण वाला प्रमंडल सारण है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार की शहरीकरण की दर 11.3% थी। बिहार के कितने जिलों के गांव में पर्यटकों के लिए पेइंग गेस्ट हट बनाए जाएंगे? तो देखिए दोस्तों, 7 जिलों में बिहार के बांका, मुंगेर, लखीसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया के गांवों में पर्यटकों के लिए पेइंग गेस्ट बनाने का निर्णय बिहार सरकार ने लिया है। हाल ही में किन 2 देशों में यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया? तो श्रीलंका और मॉरिशस में। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई सेवाओं का दायरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब इस लिस्ट में श्रीलंका और मॉरिशस का भी नाम जुड़ गया है। एनपीसीआई ने साल 2016 में यूपीआई सेवाओं को लॉन्च किया था। यूपीआई सिस्टम एक ही मोबाइल एप्लीकेशन आधारित सिस्टम है जो बैंक अकाउंट से पेमेंट की सुविधा प्रदान करता है। अभी हाल ही में फ्रांस में भी इस सुविधा को लॉन्च किया गया था। हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है? तो सुमित नागल ने। भारत के शीर्ष एकल खिलाड़ी सुमित नागल ने चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल में उन्होंने इटली के लूका नार्दी को हराकर अपना 5वां चैलेंजर स्तर का एकल खिताब जीता है। उन्होंने साल 2017 में बेंगलुरु ओपन में अपना पहला चैलेंजर जीता और कुछ साल बाद ब्यूनस आयर्स चैलेंजर टाइटल जीता था। दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किस शहर में की गई है? तो दोस्तों हैदराबाद में। संगीत नाटक एकेडमी द्वारा अपनी तरह का पहला क्षेत्रीय केंद्र हैदराबाद में स्थापित किया गया है, जिसे दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र के नाम से जाना जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने 12 फरवरी को इसका उद्घाटन किया है। इसके साथ ही भारत कला मंडपम ऑडिटोरियम का भी शिलान्यास किया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी है। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन हैं। इरेडा ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आईआईटी भुवनेश्वर के साथ। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड इरेडा ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी भुवनेश्वर के साथ एक समझौता किया है।
इरेडा एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का टाइटल किस देश ने जीत लिया है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने। गत विजेता ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 के फाइनल में भारत को हराकर टाइटल अपने नाम कर लिया है। यह चौथा मौका है जब ऑस्ट्रेलिया ने खिताब जीता है। वो ये लगातार तीसरी बार यह खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में भारत को हराया। टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन भारत के उदय सहारन ने बनाए हैं। सर्वाधिक विकेट दक्षिण अफ्रीका के क्वेना मफाफा ने लिया है। फिनलैंड के अगले राष्ट्रपति कौन बनेंगे? तो अलेक्जेंडर स्टब। फिनलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर स्टब ने देश में हुए राष्ट्रपति चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। नेशनल कोएलिशन पार्टी उम्मीदवार स्टब को 51.6% वोट मिले हैं। वहीं होविस्टो को 48.4% वोट मिले। स्टब 2014-15 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए थे। फिनलैंड एक उत्तरी यूरोपीय देश है। इसकी सीमा स्वीडन, नॉर्वे और रूस से लगती है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बने हैं? तो दोस्तों उनका नाम है पथुम निशंका। पथुम निशंका ने वनडे इंटरनेशनल में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर बनकर इतिहास रच दिया है। निशंका ने 139 गेंदों में 210 रन की शानदार पारी खेली। निशंका ने शरत जयसूर्या के 189 रन के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। जयसूर्या ने 2000 में शारजाह में भारत के खिलाफ यह पारी खेली थी। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने हैं। 13 फरवरी 2024 को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को किसने लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पीएम मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। इस योजना पर 75,000 करोड़ से अधिक खर्च किया जाएगा। सोलर पैनल लगाने की योजना की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के अंतरिम बजट के दौरान किया था। राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को। दोस्तों भारत में प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यह दिवस सरोजिनी नायडू के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस बार सरोजिनी नायडू की 145वीं भारतीय जयंती मनाई जा रही है। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर बात की जाए तो वह 8 मार्च को प्रत्येक साल मनाया जाता है। शिक्षा मंत्रालय ने देश में फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों फीफा के साथ। देश में स्कूल स्तर पर फुटबॉल के खेल को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन के साथ समझौता किया। इसके तहत शिक्षा मंत्रालय चरणबद्ध तरीके से देश भर में 11 लाख फुटबॉल वितरित करेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 9 फरवरी को फुटबॉल फॉर स्कूल्स कार्यक्रम के तहत उड़ीसा के 17 जिलों के 1260 स्कूलों में फुटबॉल का वितरण किया था। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो दोस्तों उत्तराखंड के देहरादून में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का देहरादून में अनावरण किया है। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहे। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने 1 जनवरी 2020 को पदभार संभाला था। हाल ही में दत्ताजीरो कृष्णराव गायकवाड़ का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? तो क्रिकेट से। दोस्तों भारत के पूर्व कप्तान दत्ताजीरो कृष्णराव गायकवाड़ का हाल ही में निधन हो गया है। वो 95 वर्ष के थे। अपनी मृत्यु से पहले वह सबसे उम्रदराज जीवित भारतीय क्रिकेटर के रूप में जाने जाते थे। गायकवाड़ ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में बड़ौदा का प्रतिनिधित्व किया और उनके नेतृत्व में टीम ने 1957-58 सीजन में रणजी ट्रॉफी जीता था। 12 फरवरी 2024 को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने किसे अध्यक्ष चुना है? तो रणजीत कुमार अग्रवाल को। 12 फरवरी को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने रणजीत कुमार अग्रवाल को अपना नया अध्यक्ष चुना है। वो लगातार 3 बार 23वीं, 24वीं और 25वीं केंद्रीय परिषद के अध्यक्ष चुने गए हैं। 12 फरवरी को फाइनेंशियल टाइम्स ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2024 की लिस्ट में
भारत का बेस्ट मैनेजमेंट स्कूल का दर्जा किसे दिया गया है? तो दोस्तों इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस को। इस लिस्ट में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस को भारत में बेस्ट मैनेजमेंट स्कूल का दर्जा दिया गया है। भारत में दूसरी रैंक इंडियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट अहमदाबाद को मिली है, जो ग्लोबली 41वें नंबर पर है। तीसरे नंबर पर इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता भारत में चौथे स्थान पर है। इंडियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लखनऊ भारत में 5वें स्थान पर शामिल है। तो दोस्तों यह रहा 12 से 13 फरवरी 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।